नमस्कार सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है कि थैंक यू सो मच। किसी भी व्यक्ति को, जगह को, यहाँ तक कि वक्त को भी यदि हमें जानना या समझना होता है, तो शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ठोस जो कारक होते हैं वो वहाँ की संस्कृति, साहित्य और कला होती है, जिसके माध्यम से हम उस समय काल को समझ पाते हैं, वहाँ के लोगों को जान पाते हैं, उस जगह को समझ पाते हैं। इस संदर्भ में यदि हम आपकी नज़र से कश्मीर को जानना चाहें, तो आपके साहित्य में, आपकी रचनाओं में, आपके लेखों में, उपन्यास में कश्मीर के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। आप किस रूप में रेखांकित करते हैं और उसके पीछे की क्या खास वजह है? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि कहीं भी किसी भी सोसाइटी का अगर सोल को झांकना हो तो वहाँ का जो सोशियो कल्चरल फैब्रिक होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। और उस लिहाज में मेरा ऐसा मानना है कि कश्मीर जो है वो दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड एक ज्योग्राफिकल रीजन है, लेकिन इस चीज को बदल के देखने की जरूरत है क्योंकि कश्मीर दुनिया के लिए संस्कृति की धरोहर है और जो असली कहानी वहाँ की है वो इतिहास के पन्नों में हो गई है। कश्मीर से जुड़ी हुई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो संस्कृति है, जो हम जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, दुनिया की सबसे एंशिएंट संस्कृति है, उसका बीकन है। दुनिया की सबसे कंटिन्यूअस संस्कृति अगर कहीं हम देखें तो हमको कश्मीर में मिलती है। और जो टाइम्स इमेमोरियल थे, चाहे हम पिछले 800 साल पहले का इतिहास अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंस मक्का मदीना की या जो सिखों के लिए अमृतसर की है, वही वैदिक धर्म के लिए जो भारतीय एक सभ्यता थी वो कश्मीर उसकी जननी रहा, ये उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, समाज का सही आईना वो होता है कि वो वहाँ अपनी स्त्रियों को क्या मान सम्मान देता है, स्त्रियों की स्थिति समाज में क्या है, ये उस समाज का प्रतिबिंब है। और मैंने कई चीजों पे काम किया है जिसमें कश्मीर की स्त्रियां मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट रहा है मेरे काम का। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो स्त्री देश है, यानी हमारे देश का वो एक ऐसा पहलू जो अछूता है, जो आज की संस्कृति, आज के लोग उसको नहीं जानते। बहुत बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स अगर कहीं से आए तो वो कश्मीर से आए और सब की सब स्त्रियां थी। आज के अगर हम जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं, क्या स्त्रियों की स्थिति जैसी है, क्या कहीं किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी ये बात आ सकती है कि हिंदुस्तान वो देश है जिसने दुनिया को सबसे दिग्गज, सबसे बहादुर मिलिट्री कमांडर्स दिए और वो सब की सब स्त्रियां थी। कल्पना से परे की बातें हैं, इसीलिए हम जी। आपकी नजर से उस संस्कृति को जरूर जानना चाहेंगे और उस बात के विस्तार में जानना चाहेंगे जो कश्मीर की संस्कृति में महिलाओं का वर्चस्व और उनका जो प्रभुत्व रहा, जो गौरव गाथा रही। जी, आपको एक मिसाल देता हूँ कश्मीर की स्त्रियों के बारे में। ऐसा कहा जाता है, जो मेरी रिसर्च का भी हिस्सा है, कि दुनिया में यही एक ऐसा हिस्सा रहा जहाँ पे एक बाप अपने बेटे को शायद कभी युद्ध के मैदान में ले गया हो, अगर उसका युद्ध में कोई दखल हो, वो सैनिक हो या किसी ऐसी पोजीशन पे रहा हो। लेकिन कश्मीर का इतिहास गवाह है कि हर वो पिता जिसका मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक डिफेंस फोर्सेस से कोई भी दखल रहा, कोई भी ताल्लुक रहा, ने अपनी बेटी को युद्ध के मैदान में ले जाके उसको युद्ध का मैदान दिखाया है। और शायद कहीं यहीं से वो कड़ी जुड़ी कि एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं का दखल हो। वो क्यों जरूरी था? क्योंकि आपका घर, आपका समाज, आपका देश कैसा है, ये एक स्त्री तय करती है। तो इसके लिए कश्मीर में ये प्रथा थी कि भाई अगर ये स्त्री ही ये तय करेगी कि इसकी कोख से आने वाला देश, आने वाला समाज कैसा होगा, इट इज ओनली बट फेयर दैट शी गेट्स द राइट टू एडमिनिस्टर। और ये कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई। विद ऑल माय कन्विक्शन एंड माय रिसर्च बैकिंग माय प्रोजेक्ट, दुनिया में ऐसी कहीं कोई मिसाल नहीं है कि जहां जिसकी झलक हमको आज के संवैधानिक स्ट्रक्चर में दिखती है। ये चीज हमको 2700 साल पहले कश्मीर की एक महिला ने दिखाई कि जहां पहली बार फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी का पहला एक्सपेरिमेंट दुनिया में अगर कहीं हुआ तो वो एक कश्मीरी स्त्री द्वारा कश्मीर में हुआ। इस देश में 13 महिलाएं तो सिर्फ मैंने खोज के निकाली हैं जिनका अस्तित्व इतिहास से मिटा दिया गया था। अच्छा, ये 13 महिलाएं कैसी महिलाएं हैं? दुनिया का पहला कमांडो दस्ता बनाने वाली महिला एक भारतीय महिला थी। और वो भी कब?
कब? 1100 साल पहले दुनिया की पहली पेड आर्मी एक हिंदुस्तानी महिला ने बनाई, एक कश्मीर की महिला ने बनाई। दुनिया का पहला वाटरवे सिस्टम एक कश्मीरी महिला ने बनाया। या और तो और आप यकीन करेंगी, क्या हमारे सुनने वाले इस बात को यकीन करेंगे कि दुनिया का पहला कोऑपरेटिव बैंक एक महिला ने बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन का जो सिस्टम है वो भारत का है, लेकिन उसको बनाने वाली एक भारतीय महिला थी। तो ऐसी और कितनी सारी चीजें हैं जिनकी शुरुआत करने वाली भारतीय महिलाएं थी। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज कि हम लोग जो महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको एक कॉस्मेटिक, एक कर्टसी के रूप में दिया जाता है। मुझे नहीं लगता, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि महिलाओं को किसी कर्टसी की जरूरत है, खासकर जब उनके सम्मान की बात हो, उनके गौरव की बात हो। ये उनका हक है, ये हम उनसे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमारे समाज की आज जो दुर्दशा है, आज जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, वो क्यों है? मैं इसको लेके कॉन्शियस इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ मैं आज जो भी हूँ मैं अपने घर की महिलाओं की वजह से हूँ। आज मैं जहाँ भी पहुंचा हूँ उसमें मेरी माता का श्रेय है, मेरी बेटी का श्रेय है, मेरी बीवी का श्रेय है। हम महिलाओं को कॉस्मेटिक रोल देते हैं कि उनको बस में एक सीट रिजर्व करके दे दी, उनके लिए एक लाइन अलग लग गई। महिलाओं को इस चीज की जरूरत नहीं है। ये सशक्तिकरण नहीं है। असली सशक्तिकरण की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हिंदुस्तान की एक महिला थी जिनका नाम था रानी दिदा, जो कश्मीर से ताल्लुक रखती थी, कश्मीर की वो महारानी। इनकी जो जीवनी है उससे मैं मानता हूँ सारी दुनिया की महिलाओं को एक सीख मिल सकती है। क्या आप जानती हैं कि दुनिया की सबसे लंबा राज करने वाली रानी जो थी वो कश्मीर की एक महिला थी, जिस करीब 44 इयर्स उसने हिंदुस्तान की रक्षा की। जो हम बात कहते हैं हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी, क्योंकि हिंदुस्तान की सरहदों की रखवाली एक महिला कर रही थी जिसका नाम दिदा था, जो कश्मीर की रानी थी। क्या हम जानते हैं कि दुनिया में लेकिन पहली महिला जिसने सती के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि सती प्रथा का, वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उसने सती प्रथा का इस्तेमाल अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए किया, वो ये रानी दिदा थी। आप जानती है दुनिया का पहला कमांडो दस्ता बनाने वाली ये लड़की थी जिसका नाम दिदा था। कि महमूद गजनी जैसा खूंखार लुटेरा जिसने हिंदुस्तान को तहस नहस किया, वो अपने जीवन में 2 बार भयंकर तरीके से लड़ाई हारा और मैदान छोड़ के उसको भागना पड़ा, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी महिला से 2 बार युद्ध हारा। वो कश्मीर की महिला थी रानी दिदा, ये उसकी गौरव गाथा थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो महिला थी जब ये पैदा हुई तो इसके अपने माँ बाप ने इसका त्याग कर दिया था। ये मान की कि ये अपशगुनी है और इसकी देखभाल एक नौकरानी ने की। इतनी बड़ी गौरव गाथा है, तो हमेशा सवाल ये आता है कि अगर ये इतनी गौरवशाली महिला थी तो इसके माँ बाप ने इसका त्याग क्यों किया? क्योंकि ये अपाहिज पैदा हुई थी, जिसने मुश्मगीर जैसे सेंट्रल एशिया के युद्ध में कुछ मिनटों में केवल 500 सैनिकों के साथ में करीब 32,800 फौजियों ने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर में, और एक महिला ने सिर्फ 500 लोगों की मदद से करीब 33,000 लोगों को कुछ मिनटों में धूल चटाई। वो इसकी बहादुरी से इतना डरते थे कि उन्होंने ये कहा कि ये महिला जब मैदान में आती है तो हम जीती हुई लड़ाई कैसे हार जाते हैं, ये लड़की जरूर चुड़ैल होगी, ये काला जादू करती है। आपने अपनी बात में कहा कि आपके बनने में आपके परिवार की महिलाओं का बहुत श्रेय है, और आपकी कई सारी चर्चाओं में आपकी बिटिया का जिक्र आता है जिसने आपको एक पुस्तक लिखने के लिए मोटिवेट किया। मैं आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ, जिसको हम कहते हैं रेफ्यूजीज इन आवर ओन कंट्री। तो मैं उस पीढ़ी का एक आखिरी वंशज हूँ जिन्होंने कश्मीर में अपना एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है, और उसके बाद में हम लोग जहाँ जहाँ चले गए वहीं के रह के हो गए। जो हमारी आगे की पीढ़ी है उन लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो जैसे मेरी बिटिया है वो भी महाराष्ट्र में पैदा हुई, तो मेरी बेटी ने एक बारी जब हम लोग लौट के आ रहे थे, जम्मू से हम लोग लौट के बम्बई आ रहे थे, तो हमारा जहाज कश्मीर होते हुए वापस आ रहा था। तो बस कुछ मिनटों में जो उसने कश्मीर को देखा तो उसने मुझसे सवाल किया कि पापा कश्मीर तो इतना खूबसूरत है। तो आप सोचिए बस 2 मिनट लगे होंगे किसी भी एक आदमी को जिसने जीवन में कश्मीर नहीं देखा, उसको सिर्फ 2 मिनट में उसको ये एहसास हो गया कि कितना खूबसूरत है। और फिर उसका दूसरा सवाल था कि हम कश्मीरी हैं, तो मैंने कहा हाँ हम कश्मीरी हैं। तो उसका जो तीसरा सवाल था उसने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। उसका तीसरा सवाल था कि अगर कश्मीर इतना खूबसूरत है और अगर हम कश्मीरी हैं तो ऐसा क्यों है कि हम कश्मीर में नहीं रहते।
जी। तो एक आसान, सबसे आसान सा जो जवाब मेरे ज़हन में आया कि खुद की जान बचाने के लिए हम लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। मुझे हुँ, ये लगा कि ये उस एक 8-9 साल की बच्ची के लिए एक सही जवाब नहीं था हुँ, और हुँ। शायद पूरा जवाब नहीं होता। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सवाल मेरे मेरे ज़हन में रहा और जी, मैंने एक किताब लिखना शुरू किया जिसका नाम है रेफ्यूजी कैंप। मुझे ऐसा बताया जा रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ खुद भी कि कश्मीर के ऊपर लिखी हुई सबसे इंसाइसिव किताब रही, जिसमें कश्मीर का 1000 साल का वो इतिहास है। तो रेफ्यूजी कैंप की वजह से वो पूरी जो एक इतिहास की वो घटनाक्रम था, हुँ, वो हुँ। बाहर आया। उसका जी, श्रेय मेरी बेटी को जाता है। जो मेरी दूसरी सबसे कामयाब किताब है, जिसका बस अभी-अभी वो रिलीज हुई है, दिदा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर, जिसके बारे में हम लोग जी, बात कर रहे थे। जी। उस एक सवाल की वजह से आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को 13 महिलाओं का पिता मानता हूँ, जो वो ऐसी महिलाएं हैं जो मुझसे उम्र में हजारों साल बड़ी हैं, लेकिन जिनके बारे में इतिहास नहीं जानता, हुँ, जिनके बारे में इतिहास ने भुला दिया। आप जानती हैं दुनिया में पहला रिकॉर्डेड पैरा एथलीट एक महिला थी और वो दिदा थी आज से 1100 साल पहले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है हुँ, कि हुँ, उसका जो फेवरेट स्पोर्ट था, हुँ, वो कोई बैठ के खेलने वाला नहीं था। हुँ। दिदा का फेवरेट स्पोर्ट दौड़ना था। अचंभित करने वाली बात है। ये आपको दिखाता है कि महिलाओं का जो जो सोचने का तरीका होता है, उनकी अपनी शक्ति कितनी स्ट्रांग होती है। एक बात और आशीष जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जी, किसी भी कहानी में किसी बात का, किसी इतिहास का या किसी संस्कृति का दस्तावेजीकरण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कल्पना, थोड़ी सी घटनाक्रम की नाटकीयता होती है, वो शामिल हो ही जाती है और जी, इसी दृष्टि में वो इतिहास से ज्यादा रोचक होता है और ज्यादा ग्राह्य होता है, लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं। तो जी। आपके इन उपन्यासों में, आपके इन लेखों में, आपकी इन कहानियों में वो क्या माध्यम था या तथ्यात्मक पहलू उसके क्या थे? क्या वहाँ की लोक मान्यताएं या इतिहास या किन चीजों से आपने इन बातों को निचोड़ा ताकि आप एक बहुत सशक्त कहानी के रूप में उसे पेश कर पाए जो इतिहास और संस्कृति का पर्याय बन गया? जी, बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो आपने कहा और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और इस 21st सेंचुरी के बड़े इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटरी दौर से गुजर रहे हैं। और इससे पहले का जो हमारा लिटरेचर है जी। और खासकर हिस्टोरिकल लिटरेचर रहा है, वो बड़ा बोरिंग है। और जिस तरीके में वो लिखा जाता है, इट्स मोर ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। मैंने जो उस चीज में बदलाव किया, जो जो मेरी किताबें हैं, दे आर ऑल कैटेगराइज्ड एज नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल। जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फिल्म का स्क्रीन प्ले देख रहे हैं, क्योंकि जो आज की पीढ़ी है, एक डिजिटल युग में रह रही है, वो इन चीजें पढ़ना पसंद नहीं करते। और ऑल ऑफ अ सडन पिछले 10 सालों में हमने देखा, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस सारी समस्या का निदान कर दिया है। आप अपने घर में बैठ के पुस्तकें मंगा सकते हैं, आप अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिना किताब खरीदे भी किताबें पढ़ सकते हैं। बट इसका चैलेंज ये है कि जो दुनिया के बड़े बड़े किताबों के प्लेटफॉर्म हैं, उसमें 10-10 करोड़ किताबें हैं। तो ऐसी 10 करोड़ किताबों में कोई आपकी किताब क्यों पढ़ेगा? अब मैं मानता हूं, अब लिटरेचर जिस तरीके में लिखा जाना चाहिए, उसका अप्रोच बदलना बहुत जरूरी है, जिसमें मैंने एक शुरुआत की। आप उस कहानी के जीवन को जिएंगे, पर आप इतिहास से रूबरू हो रहे हैं। मैंने इतिहास को पेश करने का ढंग को बदलने की एक कोशिश की है। आपकी ये कोशिश कामयाब भी हुई है, क्योंकि आपकी पुस्तकें पढ़ी भी जा रही हैं और जी, लगातार उस पर चर्चा भी हो रही है। आपने एक जी। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष पे हमें जानकारी दी, हम आपको धन्यवाद देंगे। आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सुनने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक